हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान बोर्ड। आई एम गोपाल गर्ग। हम 3.5 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ लिया था। अब हम एक इसमें नए तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें हमें क्या कहेगा वो, उसमें आपको कोफिशिएंट मिस कर देगा कोई। और आपने कल सीखा था, हम ये देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे होता है, नो सॉल्यूशन कैसे होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होता है। अब तक आप उनको निकाला करते थे, आपको कोफिशिएंट गिवन होते थे A1 B1 C1 A2 B2 C2 और आप उनका रेशो कंपेयर करके ये पता किया करते थे कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको कोफिशिएंट कोई सा मिस कर देगा, दोनों इक्वेशंस में से कोई सा एक कोफिशिएंट या दो कोफिशिएंट, और आपको कंडीशन खुद दे देगा कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और आपसे वो कोफिशिएंट पूछेगा। जैसे हम एग्जाम्पल 15 कर रहे हैं पेज नंबर 61 पर। इसमें क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी की कौन सी वैल्यूज पर डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो, जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपसे कह रहा है कि पी की कौन सी वैल्यूज पर, तो एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ देखिए क्या है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0, ये पी है। ये पी, यहाँ y का कोफिशिएंट हटा दिया, मिसिंग कर दिया, इसको वेरिएबल में बदल दिया, पी रख दिया। तो आपसे कह रहा है पी की वैल्यू क्या आए, कि जो पी की वैल्यू आए उसके अकॉर्डिंग जब इक्वेशंस का अपन कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करें तो कैसा सॉल्यूशन आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। यानी पी हम ऐसा क्या रखें कि यहाँ जब इक्वेशंस के लिए देखें तो यूनिक सॉल्यूशन बननी चाहिए कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन विद जनरल फॉर्म, हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, और हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालने होंगे। तो a1 कितना आएगा 4, b1 कितना आएगा p, और c1 कितना आएगा 8, a1 b1 c1। ऐसे ही a2 कितना आएगा 2, b2 कितना आएगा 2, c2 कितना आएगा 2, A2 B2 C2। अब आपको पता है कि कौन से सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ये रिवर्स तरह के क्वेश्चन है, यहाँ आंसर पहले दे दिया कि सॉल्यूशन यूनिक है, आपको कोई वेरिएबल बना के पूछ लिया। तो आप जो कंडीशन आपको पता है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। यहाँ आप पुट करिए वैल्यूज, A1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 2 इज नॉट इक्वल, B1 की वैल्यू कितनी है P अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है 2। ये कंडीशन आपकी बनी कि 4 अपॉन टू A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होना चाहिए P अपॉन टू B1 अपॉन B2 के। ये तो होता ही है यूनिक सॉल्यूशन। हमसे पूछ रहा है कि P की क्या वैल्यू रखूं कि नॉट इक्वल, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आ जाए। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व करना है नॉट इक्वल साइन के साथ। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4 नॉट इक्वल P, जिसको मैं ऐसे घुमा के लिख सकता हूँ P नॉट इक्वल 4। आपको यहाँ P की कोई सीधी वैल्यू ना मिलकर एक कंडीशन मिली कि P कितना नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि P की कोई भी वैल्यू रख दो, P की कोई भी वैल्यू रख दो सिवाय किसके, 4 के, तो आपकी ये कंडीशन बन जाएगी। और ये बन जाएगी तो कौन सा केस आएगा, यूनिक। यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए कोई एक वैल्यू नहीं है P की, बहुत सारी वैल्यूज हैं, सबसे नो सॉल्यूशन बन सकता है, बस एक वैल्यू नहीं ले सकते हम 4। तो यहाँ आंसर फिर आप ऐसे लिखते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ P एक्सेप्ट 4 के अलावा P की कोई वैल्यू आप ले लो, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। P की किसी भी वैल्यू पर 4 के अलावा, 5 ले लूँ, 5 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल होंगे। मैं यहाँ -3 ले लूँ, -3 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल होंगे। बस मैं 4 नहीं ले सकता, क्योंकि 4 लूँगा तो ये भी 4 अपॉन 2 बन जाएगा और ये भी 4 अपॉन 2 बन जाएगा। तो ये वाले A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल हो जाएंगे, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए बस P की वैल्यू 4 के अलावा आप कोई सी भी पुट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और हैं जिसमें हमें कोफिशिएंट निकालना आएगा। तो आप इसको ढंग से समझिए,
अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल और करेंगे हम 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 16, इसी के नीचे पेज नंबर 61 पर। वो क्या कह रहा है देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। के की किस वैल्यू के लिए इन दोनों पेयर में जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब यहाँ के सिर्फ एक जगह नहीं दिया, a1 की जगह भी के दे दिया, b2 की जगह भी के दे दिया, c1 और c2 में भी के को इंक्लूड कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है, हम अपने रिलेशन बनाएंगे, उससे के में कोई ना कोई इक्वेशन आ जाएगी और के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसे मत घबराना कि 2-3 बार के दे दिया अब तो ये होगा ही नहीं, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो वही काम अपन तो जो अपन को क्वेश्चन कहता है अपन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, a1 a2 और b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। तो यहाँ a1 कितना है, हेयर a1 इक्वल टू a1 देखो ये रहा के, b1 कितना है, b1 ये रहा y के साथ जो होता है 3, c1 कितना है, c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है पूरी, ये नहीं के अलग है -3 अलग है, पूरा एक साथ। तो क्या आ जाएगा c1 माइनस का k -3। ये कंसेप्ट आपके हिलने नहीं चाहिए, सवाल हिल जाएंगे नहीं तो। ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हम कैसे चीज़ों को फाइंड करते हैं। ऐसे ही a2 कितना है, a2 ये रहा 12 x का कोफिशिएंट, b2 कितना है, b2 ये रहा y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में k, और c2 कितना है, c2 ये रहा -k, माइनस के साथ लेते हैं अगर माइनस आ रहा होता है तो। ये आपकी a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू हो गई। ये पूरी c1 की वैल्यू है, ये c2 की वैल्यू है। अब आपको कौन सा दिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या केस होता है आपको पता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो आप यहाँ वैल्यूज पुट करिए। वीडियो में कोई एरर आ गया था, यहाँ से वीडियो बंद हो गया था रिकॉर्ड होना, तो मैंने सॉल्व कर दिया था इतने, मुझे पता नहीं था वीडियो ब्लॉक हो गई है बंद होते ही। तो मैं इसको लिखे हुए को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करते हुए डाल देंगे। हमने यहाँ तक a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए थे। उनके बाद अपन ने कंडीशन लिखी थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 आ जाएगा k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 आ जाएगा 3 अपॉन k, और c1 अपॉन c2 आएगा माइनस का k -3 अपॉन माइनस ऑफ k। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके सामने ये कंडीशन बन जाएगी, k अपॉन 12 इक्वल 3 अपॉन k इक्वल k -3 अपॉन k। अब आपको इससे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं हम पहले इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो जब हमने इन दोनों को इक्वल रखा, k अपॉन 12 इक्वल 3 अपॉन k, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k स्क्वायर इक्वल 12 इंटू 3 36, k स्क्वायर 36 आ गया। तो यहाँ से k कितना आएगा, k इक्वल प्लस माइनस अंडर द रूट 36, जिससे k आ जाएगा ±6। तो इस वाले केस से k की वैल्यू आ गई ±6। 36 का रूट +6 भी होता है और -6 भी होता है। अब इस केस को लेंगे, इस केस में इक्वल रखा 3 अपॉन k इक्वल k -3 अपॉन k, 3 अपॉन k इक्वल k -3 अपॉन k। इनको इक्वल रखा, इक्वेशन को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3 इंटू k 3k इक्वल k इंटू पूरे k -3 से मल्टीप्लाई होगा। आगे सॉल्व करा, 3k इक्वल k इंटू k स्क्वायर माइनस k इंटू 3k। इसको फर्दर सॉल्व करा, इस 3k को इधर ले गए तो k स्क्वायर माइनस 6k, और यहाँ 0 बच जाएगा, घुमा के लिख दिया k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल 0। ये एक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरह की। आपने ऐसी 9th में फैक्टर करके सॉल्व करते हैं हम इनको, k की वैल्यू निकालेंगे अब इसमें, तो k कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा k -6 इक्वल टू 0।
यहाँ से k की 2 वैल्यू आएंगी। देखिए दो चीज़ें जी मल्टीप्लाई में है, k और k-6, और आंसर 0 के इक्वल है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट सिर्फ तब 0 आ पाता है जब उनमें से कोई एक 0 हो। तो हम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ एक बार या तो k 0 हो रहा होगा तो 0 इंटू कुछ हो जाएगा, k-6 हो जाएगा तो 0 आएगा, या k-6 0 रहा होगा तो यहाँ k-6 अगर 0 हो जाए तो k का किसी से मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं। जब इसको 0 के इक्वल रखा k-6 इक्वल 0 तो k इक्वल आ गया 6। इस केस से इन दोनों को इक्वल रखने से k की 2 वैल्यू मिली, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। और यहाँ इन दोनों को इक्वल रखने से k की 2 वैल्यू मिली, +6 और -6। अब जब इतना हो जाए तो आपको ये देखना है कि दोनों केस में कॉमन कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ भी +6 कॉमन है और यहाँ भी 6 आ रही है, दोनों में 6 वैल्यू कॉमन है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो k की वैल्यू हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, k इक्वल टू 6 पर, क्योंकि k इक्वल टू 6 सेटिस्फाई बोथ कंडीशन। तो वो वैल्यू है k की कितनी, 6। जब दोनों पेयर के कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इस तरह अच्छा क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ऐसा एक क्वेश्चन कोफिशिएंट फाइंड करने का पेपर में ज़रूर आता है बोर्ड के में। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, इसमें आपको एक कंडीशन प्रॉपर याद होनी चाहिए और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है एक्सरसाइज 3.5 का, उसमें 2 फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं, वो सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार उनको खुद करके देखें, हो जाएंगे आपसे वो, क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम्पल उस तरह के करवा दिए हैं। अगर नहीं हो आपसे तो कमेंट कर देना, उनका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, पर एक बार आप खुद करके देखें। और देखिए टीचर सारे करवा देंगे, कुछ ना कुछ सब टीचर किसी ना किसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करवा देंगे। टीचर्स को सबको आते हैं, आपको तब आएंगे जब आप प्रॉपर समझोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैथ ऑलवेज नीड्स प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस आपको मैथ नहीं आ सकती। तो अभी से प्रैक्टिस करते रहें, जिससे लास्ट फाइनल एग्जाम्स तक आप इनको 2-2 3-3 बार कर लें, तब ये आपको ढंग से याद होंगे। और इसके अलावा कुछ अलग तरह के क्वेश्चन वो दे देगा तो भी आप उनको कर पाएंगे। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे ये कभी भी नहीं आ पाएंगे। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं हो पूरी बुक में, अगर आप ढंग से उसको समझेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।